Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing your best and preparing for your exams and developing your personalities. So let us start the second part of the chapter development. That is actually the last chapter of political theory. So let us start with the टॉपिक दैट इज क्रिटिसिजम्स ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स। मतलब कि जितने भी डेवलपमेंट होती है तो जो सिस्टम क्रिएट किए गए हैं, प्लान्स किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, उनके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पब्लिक है वो जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है जब भी डेवलपमेंट मॉडल्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इस डेवलपमेंट की वजह से, तब हमारे पास क्रिटिसिजम्स जो हैं वो खड़े होते हैं कि लोग जो है आवाज अगेंस्ट उठाना शुरू करते हैं कि ये डेवलपमेंट मॉडल गलत है, मतलब ये जो प्लान क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने वो गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका का केस कि अफ्रीका आपको पता है अनडेवलप्ड थी जब उसके ऊपर कॉलोनियल रूल था। उसकी जैसे इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन की गई थी वैसे ही अफ्रीका का भी बहुत बुरा कंडीशन थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब जब अफ्रीका की कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हो गई तो अफ्रीका ने बहुत से डेवलपमेंट मॉडल्स जो है इंट्रोड्यूस किए। पर अब अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के अंदर बहुत सी कंट्रीज हैं। तो उन कंट्रीज ने जब इतना पैसा लगाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो अफ्रीका की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उस डेवलपमेंट मॉडल्स की बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट था, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और इसकी वजह से उन सरकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा डेट क्रिएट हो गया। डेट मीन्स कर्जा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि जब भी डेवलपमेंट होती है तो हमें बहुत पैसा खर्चना पड़ता है। अब देखो क्यों क्रिटिसिज्म हुई, इसके 3 पॉइंट है मेजर। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे दे आर द मेन टॉपिक्स दैट व्हाई द क्रिटिसिजम्स आर अराइजिंग इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है, जब भी सोसाइटी के ऊपर कुछ ऐसे एक तरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है ना कि यस अगर डेवलपमेंट होगी तो सोसाइटी के इस सेक्शन को जो है कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है कि जब भी डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो ऐसे कहा जाता है कि जब एक मेगा डैम बन रहा है, मेगा मीन्स बड़ा डैम बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इरिगेशन में फार्मर्स को आसानी होगी, पानी अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल जो है अच्छे अमाउंट में आने लग जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मिलते हैं लोगों को। पर एट द सेम टाइम जब भी एक बहुत बड़े डैम का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो 200 से भी ज्यादा विलेजेस को डिस्प्लेस करना पड़ता है। मतलब कि जब एक डैम बनेगा तो डैम के अब नीचे जो ये रेजर्वोयर जो है बन गया है, अब यहाँ पे कोई रहता है। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ने एक प्लान जो है इशू किया है कि इस जगह पे डैम बनेगा, तो मतलब जो वहां पे रहता है उसे जो है डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है कि लोगों की जमीनें ले ली जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि हम आपको जमीन दे देंगे। ठीक है, आप खुद इमेजिन करिए कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके घर कोई आता है एंड दे से कि आपके घर की जमीन हमें चाहिए, हम आपको कुछ और कहीं और दे देंगे। ठीक है, और अब देखो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे दैट हाउ इम्पोर्टेंट योर हाउस इज फॉर यू, राइट। तो उसी तरीके से इन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद है कल्चरल लॉस, कि ज्यादातर क्या होता है जो ट्राइबल लोग हैं जिनका खुद का एक कल्चर है, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उन लोगों की जमीन डैम वगैरह बनाने में जाती है तो उनके खुद के कल्चर्स होते हैं, उनके खुद के ट्रेडिशंस होते हैं जो उन्हें सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब कल्चरल लॉस बहुत होता है। फिर ज्यादातर किनका लॉस हो रहा है, सिर्फ ट्राइबल एंड दलित लोगों का, जो कि बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, और देखो जो
हमारे रिच लोग हैं उन्हें तो बहुत सब कुछ मिल गया ना, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, इरिगेशन वगैरह मिल गया और ड्रिंकिंग वाटर मिल गया। बट देखो प्रॉफिट किसका हो रहा है, ठीक है, सभी लोगों का। पर लॉस, इस प्रॉफिट के लिए जो लॉस चाहिए वो बिल्कुल छोटे से सेक्शन का बहुत ज्यादा कर दिया जा रहा है, इसकी वजह से क्रिटिसिज्म होती है। ठीक है, दूसरी बात है कि जहां पे बनेगा वो जगह सबमर्ज हो जाएगी, वहां पे जितने भी ट्रीज लगे हुए हैं उन्हें काट दिया जाएगा, राइट। तो अब क्या है, इन्वायरमेंट का भी लॉस है। तो क्रिटिसिज्म नंबर 1 की सोसाइटी का बहुत बड़ा लॉस है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमारी कंट्री के अंदर एक ये सरदार सरोवर डैम बन रहा था। ठीक है, सरदार सरोवर डैम किसके ऊपर बना, नर्मदा रिवर के ऊपर। अब ये जो नर्मदा रिवर पे बनना था सरदार सरोवर डैम, ये बहुत ज्यादा जगह को ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जो है बनना था। अब लोगों ने, ये जो ट्राइबल और दलित लोग थे, इन्होंने एक आंदोलन मतलब कि एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू की जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सी क्रिटिसिज्म होती आई हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमारी एनवायरमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखो पहला पॉइंट है कोस्टल रीजन के ऊपर जितने भी आजकल कंस्ट्रक्शंस हो रही है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट है। अब देखो समझो कि एक्चुअल में है क्या। ये जो है सी जब आता है ना हमारा सी, तो वहां पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाती है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो ये सी है हमारा और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अब जब भी यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल सुनामी आएगी, सुनामी की वेव्स आएंगी, तो क्या है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट बीच में खड़ा है ना, तो ये रोक लेती है, इसका इम्पैक्ट जो है वो रोक लेती है। बट अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा कोस्टल रीजन है यहाँ पर बहुत सी कंस्ट्रक्शंस होने लग गई हैं, पोर्ट्स बननी शुरू हो गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बननी शुरू हो गई हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो इन मैनग्रोव फॉरेस्ट को तो काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं बाय द कंस्ट्रक्शन ऑन द कोस्टल रीजन। कोस्टल मतलब कि जहां पे लैंड और सी मिल रहे होते हैं, ये कोस्ट होती है, जैसे इंडिया की ऐसे साउदर्न पार्ट की बात करें। तो इसकी वजह से सुनामी से जितनी डिस्ट्रक्शन पहले होती थी अब उससे कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि हमने मैनग्रोव फॉरेस्ट को जो है हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है पूरे इंडिया की, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो अब जब भी अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जितनी भी आइस है, देखो ये जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स के अंदर होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, अब फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं ये। ठीक है, अब जब ये ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, तब क्या होगा, ये फ्रेश वाटर जो है वो सी के अंदर मिक्स हो जाएगा, मतलब कि ये भी सॉल्ट वाटर का पार्ट हो